आज के क्लास में पढ़ेंगे हम कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम का नियम जानने से पहले हमको क्लास 11th का जो है गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है उसे जानना होगा। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वह दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है। मान लीजिए कि दो द्रव्यमान हो m1 और m2 जो एक दूसरे से r दूरी पर हो। m1 और m2 क्या हो, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, इनके बीच की दूरी क्या हो, r हो। तो आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वह क्या होता है कि दोनों इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होता है, दोनों बलों के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल m1 और m2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम आज पढ़ेंगे कि जो हमारा कूलॉम का नियम है जो है यह वैद्युत बल का नियम, इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल का नियम भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है, जबकि इसमें जो आवेश होते हैं दोनों के दोनों आवेश जैसे Q1 और Q2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक अलग अलग बिंदु पर स्थित होते हैं, जिनके जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, r होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वैसे ही हमारा वैद्युत बल भी कार्य करता है। अंतर बस इतना होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सदैव आकर्षण का बल होता है और जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तब इसको और आसानी से समझेंगे। तो अब जब हम क्या करते हैं, जो दोनों, ये हमारा नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कि जो लगने वाला बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो F व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है m1 m2 अपान r स्क्वायर। या जब इसको कांस्टेंट को जो है समानुपातिक को हटाते हैं तो वह हमारा हो जाता है कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ जो कैपिटल G है वो एक नियतांक होता है। यह होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब ठीक हम इसी प्रकार हम वैद्युत बल की गणना कहेंगे कि हमने दो आवेश लिया, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है हम देखेंगे तो कहेंगे कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर दोनों को हम एक साथ फिर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को तो F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। या और थोड़ा सा हम इसको, जैसे इसमें हमने इस जो है प्रोपोर्शनल टू को हटाया था, इसमें हटाएंगे तो F इक्वल क्या हो जाएगा, एक नियतांक जुड़ता है K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है कूलॉम का नियम या स्थिर वैद्युत बल का नियम। इसमें जो K होता है वह एक नियतांक होता है। K क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसकी जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है हम लिख सकते हैं K इक्वल होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9.0 गुणे 10 पे 9। अभी हमने केवल इसकी वैल्यू रखा, मात्रक हमने यहाँ पे नहीं रखा है। अभी K का हम मात्रक भी निकालेंगे तो हम समझेंगे। जो यह तो चूंकि बल है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, तो हम जिस प्रकार हमने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जाना वैसे हमने वैद्युत बल के नियम भी जाना। अब हम क्या करते हैं, क्या अभी हमने आपको बताया जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वैसे ही हमारा वैद्युत बल भी होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो कि यहाँ लिखा गया है। हमने बताया भी आपको अभी कि दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा कह रहा है यह जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों भिन्न आवेश होंगे, अलग अलग प्लस आवेश और माइनस आवेश होंगे, दोनों के बीच आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो इस रेखा, दोनों रेखाओं की जो
Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश मतलब इसी की दिशा में होगा आकर्षण का बल। अगर दोनों ये पॉजिटिव आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वह भी क्या होगा, इसके अनुदिश होगा। मतलब इस रेखा के दोनों बिंदुओं के बीच जो रेखा है इस रेखा के अनुदिश ही होगा। ठीक है, यह हमारा समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जो है इस K का मात्रक क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर पुनः समझ लेंगे। इसमें हमने क्या किया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती लिख लिया। और दोनों को हमने एक साथ लिखा। लिखने के बाद हमने इस प्रोपोर्शनल 2 को हटाने के लिए नियतांक जोड़ दिया। K की जो वैल्यू होती है, K क्या है, नियतांक है, इसका मान होता है 1/4πε0 या 9.0 × 10⁻⁹ मात्रक अभी हम निकाल के यहाँ दिखाते हैं, उसके बाद वहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें अगर यहाँ से लें, यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से हम लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो K की वैल्यू देखेंगे, अगर इसका हम यहाँ लिख देते हैं आप साइड में, F = K Q1 Q2/R²। यहाँ भी 1 मान लेते हैं तो गुणा हमारा हो जाएगा FR² = K Q1 Q2। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हमको K की वैल्यू चाहिए, इसको हम इधर लेते आएंगे, अर्थात K पर हो जाएगा FR² Q1 Q2। ठीक है, अब देखिए K का मात्रक, K का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, न्यूटन गुणे R एक प्रकार की क्या है, दूरी है, R का स्क्वायर है, अर्थात कह सकते हैं हम मीटर का स्क्वायर बटे Q1 Q2 यानी कूलाम गुणे कूलाम, तो क्या हो जाएगा हमारा कूलाम का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो है एक और जुड़ा हुआ है हमारा ε0। ε0 कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और जो ε0 का जो मान होता है वह होता है 8.85 × 10⁻12 मात्रक क्या हमारा होगा, इसका मात्रक हम अब निकाल के देखेंगे कि इसका वैल्यू, इसका मात्रक क्या होगा। तो देखेंगे हम रख सकते हैं फार्मूले में क्या कि 1 F = 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या रखा है, K की जगह पे हमने 1/4πε0 रखा है। क्यों, क्योंकि हमको ε0 का जो है वैल्यू चाहिए। हम इसको यहीं रहने देंगे, FR² हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है FR² = 1/4πε0 × Q1 Q2, या ε0 यहाँ केवल चला जाएगा तो ε0 बराबर हो जाएगा 1/4π × Q1 Q2/FR²। अब हमें ε0 का मात्रक अगर चाहिए तो मात्रक की कुल क्या हो जाएगा, 1/4π का कोई मात्रक नहीं लगेगा, Q1 Q2 है यानी कूलाम स्क्वायर बटे F क्या है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन गुणे R² यानी मीटर स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं जो ε0 का जो मान है वो क्या है हमारा 8.85 × 10⁻12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो के की जो मात्रक है, के के मात्रक के उल्टा क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है। क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि के इक्वल हम कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट यानी 4 पाई का कोई मात्रक ही नहीं है, यानी जो के का मात्रक होगा उसके क्या होगा, विपरीत, मतलब उसके उल्टा हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है बहुत अच्छे से हम इसको समझ सके, क्या हमारा जो है कूलाम का नियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम में जो है मात्रक माध्यम की निर्भरता, यानी दो जो आवेश हैं यार, इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी हमने आ रखा है, इन दोनों के आवेशों के बीच अगर कोई अन्य माध्यम हो, जैसे मोम हो, कांच हो, लकड़ी हो, तो अलग अलग माध्यम के लिए हम इसका जो है वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। यानी जो के की जो वैल्यू होती है, अभी हमने लिखा था के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो या 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो उसी तरह से यह हम माध्यम देखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात है, तो निर्वात के समय ये वाली वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट। के में एप्सिलॉन नॉट होता है कब, ये इसको हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, कि जो एप्सिलॉन जीरो है वह है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, जैसे कांच हो या मोम हो, तो उस समय क्या होगा, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। मान लेते हैं पहले हम लिखेंगे निर्वात के लिए, किसके लिए लिखेंगे, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, एफ निर्वात, हम इसको लिख सकते हैं एफ निर्वात, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये निर्वात के लिए है, इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा जो है निर्वात के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जो है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो एप्सिलॉन जीरो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, क्या हो, माध्यम हो, माध्यम में हम लिख सकते हैं क्या, एफ माध्यम, मीडियम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम का मतलब मीडियम, माध्यम, इंटू Q1 Q2/R²। यहाँ हम लिख सकते हैं एफ एप्सिलॉन एम, ये हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। इसको यदि हम समीकरण नंबर 2 माने और कहें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2/R²। यहाँ हम देखेंगे कि एप्सिलॉन Q1/Q2 ये कट जाएगा, Q1/Q2 Q1 इंटू Q2/R², Q1 इंटू Q2/R² ये कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहाँ बच जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन एम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या,
F माध्यम, F निर्वात बटा F माध्यम बराबर हमारा बचेगा क्या, यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या इस एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, जिसको हम कह सकते हैं जो है आपेक्षिक, इसको लिख सकते हैं क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो हमारा जो है इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये माध्यम का जो है अलग अलग माध्यम का जो है हमारा क्या निकल जाएगा, निर्वात के लिए या कोई बीच में माध्यम रखा गया हो उसके लिए हमारा जो है के की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। जो है अगर मान लीजिए कि की वैल्यू जब कह देता है दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच हम कोई मान लीजिए कि कोई माध्यम रखे हैं, तो वहाँ कह देता है कि किसी जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है और वहाँ पर के की जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, दे दिया रहेगा, ठीक है। निकालना हमें नहीं रहेगा। अगर निर्वात के लिए कहेगा तो निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है इतना न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है हमारा जिसकी वैल्यू के की वैल्यू, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच कोई माध्यम दे देता है, ठीक है, तो कहेगा कि जो है इतना 2.5 परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतना और इतना कूलम आवेश के दो आवेश रखे गए हैं, इनके बीच लगने वाला बल। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए हमने आवेश के बारे में पहले पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था आवेश के बारे में। अब वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, ठीक है, ठीक है। तो इस आवेश का जो है, इस आवेश हो या कई आवेश हो, एक नहीं हो कई आवेश हो, तो उन आवेश के कारण जो है, अब मान लीजिए कोई हम दूसरा आवेश लेकर आते हैं, एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट। इस प्लस क्यू नॉट आवेश को हम जैसे ही लेकर इसके समीप आएंगे, मान लीजिए अनंत भी इसको रखे हों, अनंत से इसके समीप जैसे जैसे लेकर के आएंगे नज़दीक में, तो जैसे इसके संपर्क में इसकी कुछ दूरी पर आएगा तो यह एक बल का अनुभव करने लगेगा, चाहे वह आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, तो ही कहलाता है क्या, जहाँ से यानी जिस बिंदु से इस पर वह बल लगने लगेगा वह कहलाएगा इसका वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, कहेंगे किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश पर या दूसरा कोई आवेश एक किसी बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और ठीक वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या कहलाती है, जैसे मान लीजिए अब इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक पूरा बना हुआ है, इसको हम यहाँ तक कोई लेके आएंगे इस क्यू नॉट को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम इसके अंदर प्रवेश करवाना चाहेंगे इस क्यू नॉट को, इस बिंदु से जैसे ये अंदर आएगा तो इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो बल लगेगा वह बल और इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जैसे ही यानी इस एकांक क्षेत्रफल को, यहाँ क्योंकि हमने प्लस क्यू आवेश माना तो हम कह देते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर किसी आवेश के कारण लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि जिस बल से यहाँ पर यह जो है अनुभव करेगा, जैसे हम लेकर के आएंगे और इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक तो कोई बल नहीं लगा, लेकिन जैसे इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इस आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण उस पर जितना फोर्स लगेगा वही बल क्या कहलाएगा, उसकी तीव्रता कहलाएगी। हम इन दोनों का परिभाषा यहाँ नोट कर देंगे। अब चलिए देखेंगे, यहाँ परिभाषा लिख दिया गया है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि कोई आवेश हो, इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई एक क्षेत्र हो, ठीक है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जैसे मान लीजिए हमने कहा था ना कि एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसको लेकर के हम आ रहे हैं, यहाँ तो कोई बल का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा,
लेकिन जैसे ही यह इस बिंदु के इसके क्षेत्र के अंदर आना चालू करेगा तुरंत उस पर एक बल लगेगा। वह कौन सा बल हो सकता है? वह बल आकर्षण का भी हो सकता है और वह बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, यानी कि वह अनुभव करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इसको लेकर के हम आएंगे, यहाँ ऐसे आएगा तो यह प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए यह जो है क्या है? माइनस क्यू आवेश है, वह प्लस क्यू आवेश है, तो कौन सा बल अनुभव करेगा? आकर्षण का बल अनुभव करेगा। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या बताया कि जो बल यहाँ लगेगा इस एकांक आवेश पर, यानी क्यू नॉट पर जो बल लगेगा, वह बल और उस अनुपात, उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहे थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे थे। वो यहाँ देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में यानी जो हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया है, इस आवेश के कारण एक चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कहीं भी, यहाँ भी हम मान सकते हैं क्यू नॉट, हमने इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लिया, यहाँ एक क्यू नॉट आवेश है। इस क्यू नॉट जो है किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धनावेश परीक्षण यानी धन परीक्षण आवेश को, यानी इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात हम ऐसे मान सकते हैं कि जो यह एक किसी वैद्युत क्षेत्र हो, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर, किसी भी उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे, उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E=F/Q0 यह हमारा हो रहा है। इसका फार्मूला मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो हमने इन दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में